क्या वात प्रधान व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है? यद्यपि ये सत्य है कि सूक्ष्म बेचैनी उसमें सदा ही रहती है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो उसकी प्रवृत्ति है। पर ये जरूरी नहीं कि उसे वो बेचैनी का एहसास हो, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। उसकी बेचैनी को कोई बोधवान या कोई बुद्धिमान व्यक्ति आराम से जान सकता है। वो स्वयं नहीं जान पाता, क्योंकि वो रेस्टलेस माइंड है। तो जितने भी वात प्रधान व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर प्रारंभिक अवस्था में कुछ वर्षों तक स्वयं को जानने की क्षमता में नहीं रहते। उनको या उनकी बेचैनी तब उन्हें पता चलती है जब वात प्रधान के स्वभाव वाले व्यक्ति को गैस्ट्रिक या वायु विकार पैदा हो जाता है। तो जब गैस्ट्रिक और वायु विकार पैदा हो जाता है तब उसे बेचैनी का एहसास होने लगता है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसका माइंड बाहर भाग रहा था। चूंकि गैस्ट्रिक और वायु विकार से उसका मन शरीर की तरफ वापस आ गया। जैसे आप बहुत खुश हों, बाहर भोग विलास में, संसार में व्यस्त हों, या किसी भी अच्छे कार्य में ही क्यों न व्यस्त हों, शरीर पर उस समय ध्यान नहीं होता। किंतु यदि शरीर में कोई दर्द हो जाए तो आपका पूरा ध्यान शरीर पर आ जाता है। वो जो संसार में व्यस्त होते हैं, चाहे वो अच्छे कार्य में या बुरे कार्य में, वहां से वापस माइंड आपको शरीर की तरफ लाता है, क्योंकि शरीर में बेचैनी बढ़ गई। इसी तरह वात प्रधान व्यक्ति है। वात प्रधान व्यक्ति बहुत घूम रहा होता है मानसिक रूप से, उसे अपनी बेचैनी का एहसास नहीं है, जबकि सूक्ष्म रूप से वो बेचैन है। वो बेचैनी के कारण ही वो बाहर भाग रहा है। उस आंतरिक और सूक्ष्म बेचैनी को खत्म करने के लिए ही वो बाहर भाग रहा है, ताकि उसे कहीं न कहीं शांति मिल जाए। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मानसिक रूप से इतना ओवर थिंकर होते हैं कि अकेले नहीं बैठ पाते, तो वो किसी न किसी को पकड़े रहते हैं ताकि उनकी आंतरिक ओवर थिंकिंग कम हो जाए। जब वो किसी से इन्वॉल्व होते हैं तो एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। जो वार्तालाप में बातचीत होती रहती है, भले ही वो बकवास की ही क्यों न हो, पर उसकी स्पीड तो कम होएगी। पर अगर आप अपने आप में ही बोलते रहोगे तो आप डबल काम कर रहे होते हो और आपको ज़्यादा मानसिक चोट पहुंचती है और आप ज़्यादा थकते हो। इसीलिए ओवरथिंकर हमेशा किसी को ढूंढते हैं पकड़ने के लिए, चाहे लड़ने के लिए ही क्यों न ढूंढें, पर ढूंढेंगे जरूर। इसी प्रकार वात प्रधान व्यक्ति तब तक भागता रहता है क्योंकि आंतरिक बेचैनी है, तो वो बाहर भागता है कि बाहर कहीं रुके। और ध्यान दो, भागने में बेचैनी कभी समाप्त नहीं होती। अंदर से बाहर मन भागता इसलिए है कि वहां कहीं रुकेगा, पर मन बाहर ज्यादा देर तक, अर्थात घर के बाहर ज्यादा समय तक रुक नहीं सकता। आना तो अंदर ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये साधन को छोड़ करके कंप्लीटली बाहर कैसे रुकेगा? यद्यपि हम चाहते हैं कि इस साधन को छोड़ के हम बाहर ही रुके रहें, पर धीरे धीरे ऐसे ही जो स्वभाव जो बाहर भागने का है या बाहर रुकने का है, मन से बाहर, शरीर से नहीं, ये बाहर रुकने का स्वभाव आपके शरीर में
वात, या यूं कहो कि आपके शरीर में वायु पैदा ज्यादा करने लगता है आवश्यकता से अधिक, तो वायु विकार पैदा होता है। वायु विकार पैदा होने से आपके शरीर में अब बेचैनी बढ़ रही है। पहले मन में बेचैनी थी, अंतरतम में बेचैनी थी, अब अंतरतम में बेचैनी होने से आप बाहर गए, अब बाहर जाने से अब आपका शरीर थका, अब आपके शरीर में बेचैनी होनी शुरू हुई। शरीर में बेचैनी वो इसलिए हुई कि आवश्यकता से अधिक विंड या गैस्ट्रिक प्रोड्यूस हो रही है। जब आवश्यकता से अधिक विंड या गैस्ट्रिक प्रोड्यूस होएगी तो वो मन बाहर अब ठहरेगा नहीं, क्योंकि शरीर में डिस्कम्फर्ट है। जैसे जुकाम में मन कितना बाहर भागेगा, वापस आएगा, क्योंकि सांस ही नहीं ले पा रहे हो तो सांस को जबरदस्ती खींचेगा। तो प्राणायाम तो वैसे ही हो रहा है जुकाम में। तो कुछ ऐसे ही मन शरीर के डिस्कम्फर्ट होने से वापस शरीर की ओर आता है। इसीलिए ये कहना कि वात प्रधान व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये सूक्ष्म रूप से सत्य है। बाहरी रूप से हम ये नहीं कहते कि हमेशा ही बेचैन है, पर वास्तव में अगर बहुत माइक्रोस्कोप से, बुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो वो बेचैन रहता है, उसे पता हो या नहीं पता हो। इस बेचैनी को खत्म कैसे किया जाए? वात प्रधान की या शरीर के वायु के विकार की? तो मैं वात प्रधान की बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा वायु विकार की। तो वायु विकार या गैस्ट्रिक की डिजीज को ठीक करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें वायु के विकार में वात प्रधान के स्वभाव को देखा जाता है कि कौन सी वात की प्रकृति है। आयुर्वेद में वात की प्रकृति देखा जाता है, आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ की प्रकृति। हम लोग वात में भी, मेरे अनुभव में जो मैं देखता हूँ, वात में भी कई तरह की प्रकृतियां होती हैं। उदान वृत्ति है या समान वृत्ति है, अपान वृत्ति है, व्यान वृत्ति है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है? मस्तिष्क का हिस्सा कोई मेडिकल इक्विपमेंट से न जान करके आप उसके स्वभाव के अनुसार ये जानते हो कि वो कौन सा हिस्सा उपयोग में ला रहा है। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के आधार पर आप ये भी जानने की कोशिश करते हो कौन सी नाड़ी को ज़्यादा उसने एक्टिवेट किया है, जिससे उसकी वात की प्रकृति, कौन सी वात की प्रकृति बढ़ गई है। लेकिन ये सब छोड़ो, इतना झंझट, क्योंकि वात की प्रकृति और वायु विकार के लोग में इतना पेशेंस नहीं है जानने का। जैसे नहीं, कोई बहुत एक्सट्रीम पेन हो किसी को शरीर के अंदर और वो इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन हो, तो उस समय आप उसे कारण बताने लगो कि इस प्रॉब्लम को समझो और इस प्रॉब्लम के रूट कॉज को जानो, फिर सलूशन निकालो, तो कभी न निकल पाएगा ना। 89 या 92 में मेरे कान में दर्द हुआ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कान में एक्सट्रीम पेन हुआ तो एक कोई योगी जी आए, उस समय मैं कुंभ मेले में था। तो मेरी माँ को उन्होंने बताया कि सबसे अच्छा उपाय क्या है, कछुआ को लाओ और चांदी की थाली में रखो। नहीं, पहले बताया उन्होंने कछुआ के पेशाब को इसमें डाल दो कान में, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब समस्या ये कि कछुआ आएगा कहाँ से? अब कछुआ मिल भी जाएगा तो कछुआ पेशाब कैसे करेगा?
क्योंकि आदमी हो जानवर हो तो किसी तरह से आप कर भी लो, निकाल भी लो, आदमी से बोल दो, जानवरों से किसी सिचुएशन में करता रहे निकाल लो। पर अब कछुए से कैसे निकालोगे? तो उन्होंने कछुए से पेशाब निकालने का समाधान बताया कि चांदी का थाली, उसमें दिया जलाओ और जैसे ही वो चांदी के थाली में दिया देखेगा, चांदी की थाली में बिठाओ उसको, और जैसे ही वो देखेगा वैसे ही पेशाब गिरा देगा और उस ड्रॉप को आप बस कान में डाल दो। मतलब कान के दर्द की इमरजेंसी को ठीक करने के लिए कछुआ पकड़ो, फिर चांदी की थाली लाओ, फिर ये करो वो करो, और अगर ना निकला तो 2-4 दिन में तो कान फटफटा गया। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको ऐसे समाधान बताया गया जिससे आपका कान का दर्द ठीक होने के बजाय कुछ और हो जाए। ऐसे ही वात प्रकृति के लोग हैं कि वात की प्रकृति के लोगों में पेशेंस इतना कम होता है कि यदि आपने उनको रूट कॉज बताने की कोशिश किया या बहुत लंबा प्रोसेस बताने की कोशिश किया तो वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंस कम है। और वायु का विकार इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है, इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है कि वो उस समय कुछ समझने और सोचने की पोजीशन में हो ही नहीं सकते। इसलिए कोशिश करो कि उस समय बहुत कॉजेज और बहुत इधर उधर की चीज मत बताओ, जो एग्जैक्ट थोड़ा बहुत प्रभाव दे दे उसको बता दो, जिसमें मैं उदर प्राणायाम को बहुत सर्वोत्तम मानता हूँ। उदर प्राणायाम 2 जो मेरे में है, जिसमें मैस्कुलर एक्सपेंशन, एब्डोमेन का मैस्कुलर एक्सपेंशन और मैस्कुलर रिलैक्सेशन। अगर मसल को एक्सपेंड कराया जाए पूरे पेट के और उसके रेस्ट को, उसके रिलैक्सेशन पार्ट को डोमिनेंट कर दिया जाए, आप विश्वास मानो उसका वायु विकार इमीडिएटली, जो स्पेशली होल्डिंग सिचुएशन में है, वो धीरे धीरे 2-4-10 मिनट में रिलीज होना शुरू हो जाएगा। पर 10-11 मिनट की पेशेंस तो रखनी ही पड़ेगी। यद्यपि जितने भी वात प्रधान के लोग होते हैं 10-11 मिनट की भी पेशेंस उनके पास नहीं होती, किंतु जब इतना पेशेंस ना हो तो फिर आपको मेडिकल साइंस की ही हेल्प लेनी चाहिए। जब इतना भी पेशेंस ना हो, 11 मिनट की पेशेंस यदि आपके पास नहीं हो, तो डेफिनेटली आपको कोई दवा लो, डॉक्टर के पास जाओ, लाइफ को वैसे ही गुजारो जैसे इमरजेंसी में गुजारी जाती है। फिर योग वगैरह मत करो, लेकिन योग में करना है तो फिर ये पेशेंस का लेवल थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ाना है, कंसंट्रेशन के स्पैन को बढ़ाना है, किंतु मसल पर बिना स्ट्रेस दिए। यूं कहो कि कंसंट्रेशन का स्पैन बढ़ाओ लेकिन मसल को और स्ट्रेस फ्री कर दो। यद्यपि ये बहुत टफ है, पर वात प्रधान के व्यक्ति जिसमें गैस्ट्रिक विकार या वायु विकार के लोग होते हैं, यदि वो ये कर लें तो उनको शरीर के रोगों से तो दूरी मिली जाएगी, मतलब मुक्ति मिली जाएगी, आध्यात्मिक प्रगति के भी होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी।